भारत के यशस्वी मुख्यमंत्री मैं बोलने जा रहा था। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, श्री जयवीर सिंह पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, डॉक्टर दिनेश शर्मा सांसद, श्री ब्रिजलाल जी सांसद, लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता आर्मी कमांडर, श्रीमती सुषमा खरकवाल महापौर, अन्य सभी विधायकगण और ये यहाँ के स्थानीय विधायक कौन है? राजेश्वर सिंह है। राजेश्वर सिंह जी यहाँ के स्थानीय विधायक। अब मैं सभी विधायकों का नाम नहीं ले रहा हूँ। और यहाँ मौजूद सारे हमारे सेना के अधिकारी और उत्तर प्रदेश प्रशासन के सभी अधिकारी वर्ग और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले मैं नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन के अवसर पर उत्तर प्रदेश और विशेषकर लखनऊ की जनता को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। बहनों भाइयों, लखनऊ में आप सबके बीच आना, आप सबसे मिलना हमेशा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और इच्छा यही रहती है कि लखनऊ के लिए, आप लोगों के लिए जो कुछ भी बन सके अपने तई मैं वह करूं और करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश भी करता हूं। साथियों, लखनऊ में इस नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटित होना मैं समझता हूं केवल वासियों अथवा प्रदेशवासियों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए भी बहुत ही सम्मान और यह गौरव का क्षण है। साथियों, आने वाले समय में नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ के लिए एक प्रेरणा स्थल तो बनेगा ही, बल्कि एक टूरिस्ट हब के रूप में यह बनेगा और यह लखनऊ की पहचान बनेगा, यह मेरा पक्का विश्वास है। ये सारी चीजें मैं मानता हूं बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लखनऊ अब तहजीब और संस्कृति का शहर होने के साथ साथ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का भी यह प्रतीक बन रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश जिस तरह से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे आज हम सभी देख रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज और बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर से होती थी। लोग भय से जीते थे, डर में अपनी जिंदगी गुजारते थे। इन्वेस्टर्स यानी भारत से यदि कोई निवेशक आकर यहां पर पूंजी निवेश करना चाहता है तो वह भी यहां आने से कतराता था कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर है, इसलिए वहां पर मैं निवेश करूंगा तो गुंडों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा हमें परेशान किया जाएगा। लेकिन आज का उत्तर प्रदेश मैं ही से स्वीकार नहीं करता हूं, बल्कि सारा हिंदुस्तान स्वीकार करता है कि बहनों भाइयों बदल चुका है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत हो गई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के लिए यह उत्तर प्रदेश जाना जाने लगा था। लेकिन प्रदेश आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए जाना जा रहा है, यह सबसे बड़ी विशेषता है। और यह परिवर्तन किसी वजह से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत नेतृत्व का यह नतीजा है, यह मैं मानता हूं। और उन्होंने जिस तरह से प्रदेश की कानून और व्यवस्था को संभाला है, मैं मानता हूं कि अपने में वह एक मिसाल है। यह कोई साधारण बात नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना, और इस कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर आपने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की समस्त जनता यह अनुभव कर रही है कि उत्तर प्रदेश अब लहलहा रहा है, उत्तर प्रदेश अब जगमगा रहा है, उत्तर प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब इस शौर्य वाटिका का निर्माण प्रस्तावित हुआ तो योगी जी ने इस पे बड़ी ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई थी। और हम ये भली भांति समझते हैं कि जो राष्ट्र अपनी सेनाओं का सम्मान करता है,
वही राष्ट्र दुनिया में सम्मान भी प्राप्त करता है। और इस भाव को योगी जी ने अपने व्यक्तिगत हस्तक्षेप से इकाना स्टेडियम के पास और गोमती वेटलैंड से सटी यह प्राइम लोकेशन इस परियोजना के लिए उपलब्ध कराई है। और इतना ही नहीं, और जिस तेजी से आपकी सरकार ने बजट स्वीकृत किया है और हर अहम पड़ाव पर आपने स्वयं इसकी निगरानी की है, इस काम को रिकॉर्ड समय में आपने पूरा करवाया है, इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी और साथ ही उनकी सरकार की मैं सराहना करना चाहता हूं। साथियों, आमतौर पर होता यह है कि बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक बात के लिए मैं और यह कहना चाहूंगा कि आमतौर पर जब कभी हम भारतीय नौसेना का नाम सुनते हैं तो हमारे जेहन में समुद्र की लहरें, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, विशाखापट्टनम का बंदरगाह, कोच्चि के जहाज, यही सब चीजें हमारे जेहन में स्वाभाविक रूप से आती हैं। आम धारणा यही है कि नेवी का अस्तित्व सिर्फ समुद्री इलाकों तक ही यह सीमित है। तो फिर आखिर लखनऊ जैसे शहर में, जो समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, इस नौसेना सौर्य वाटिका की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार नेवी का अवध की धरती से क्या रिश्ता है? ऐसे भी सवाल लोगों के दिमाग में खड़े हो सकते हैं। दरअसल इस सवाल का जवाब हमारे देश के इतिहास और भूगोल की गहरी समझ में छिपा हुआ है। भूगोल के अनुसार हमारा प्यारा भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो एक तरफ हमारी सीमाओं पर हमारे जवान खड़े रहते हैं और दूसरी तरफ हमारे समुद्र में यानी हिंद महासागर में हमारी नौसेना यानी हमारी इंडियन नेवी उपस्थित रहती है। और इस हिंद महासागर से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा व्यापार, हमारी ऊर्जा, यह सारी जरूरतें जुड़ी हुई हैं। बहनों भाइयों, और उस हिंद महासागर की जो लोग सुरक्षा करते हैं, वो लोग भारत के हर गांव, हर कस्बे और हर शहर से आते हैं। और हमारी नेवी पूरे देश का, ये हमारी नेवी पूरे देश की एक एसेट है और उसकी ताकत देश के हर नागरिक के संकल्प और विश्वास से ही यह आती है, चाहे वह समुद्र के पास रहता हो या हजारों किलोमीटर दूर लखनऊ में रहता हो। साथियों, इसके अलावा आप देखिए कि हमारी गोमती नदी यह लखनऊ की जीवन धारा है और इसी गोमती नदी के नाम पर एक आईएनएस गोमती नाम का युद्धपोत वारशिप जिसे कहते हैं, वह भी हमारे देश में है, जिसे 1988 में हमारी नौसेना में शामिल किया गया था। 1988 में हमारी नौसेना में शामिल किया गया था। जिस तरह गोमती नदी बहती हुई आगे चलकर वह गंगा में समाती है और फिर गंगा सागर में पहुंचकर अनंत समुद्र से वह जुड़ जाती है, ठीक उसी तरह आईएनएस गोमती भी हिंद महासागर में जाकर लखनऊ को इसने गौरवान्वित किया है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, हर जहाज के आगे उसका एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है, वह लगा होता है और उसका आधिकारिक चिन्ह जिसे हम अंग्रेजी में क्रेस्ट कहते हैं। आईएनएस गोमती के क्रेस्ट पर हमारे लखनऊ के ऐतिहासिक 76 मंजिल भी अंकित था। हमारे लखनऊ का 76 मंजिल उसके क्रेस्ट पर यह अंकित था। जब यह जहाज हिंद महासागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा होता था, उस वक्त इसकी पहचान सीधे सीधे इसी 76 मंजिल और गोमती नदी से जुड़ी हुई थी। यानी हमारी गोमती और लखनऊ का नाता तो नेवी के साथ लंबे समय से रहा है और इसी अटूट बंधन का उत्सव मनाने के लिए आज यहां नौसेना शौर्य वाटिका प्रारंभ किया गया है। बहनों भाइयों, आज इस पार्क में आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब वास्तविक है, एकदम असली युद्ध सामग्री जो कभी आईएनएस गोमती की शान हुआ करती थी। नेवी का जो बड़ा सा जहाज आप लोग देखते हैं और जो अभी नहीं देखा होगा तो जाकर देखेंगे, उसमें बहुत से उपकरण लगे होते हैं और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि उसके भीतर घुसकर भी देखिए।
उसके विशालकाय मिसाइल लॉन्चर जो दुश्मन के जहाजों पर सटीक वार करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं, उसके टारपीडो ट्यूब जो पानी के भीतर घात लगाए बैठे पनडुब्बियों का सफाया कर सकते हैं, उसके राडार्स जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते खतरे को पहले से ही भांप लेते थे, उनके मुख्य तोप की माउंटिंग जिसकी गर्जना सुनकर दुश्मन के होश उड़ जाते थे, और इसके अलावा नेवी में प्रयोग होने वाले सर्विलांस एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और टारपीडो आदि अब लखनऊ की धरती पर यह स्थापित हो चुके हैं। यह हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है। इसीलिए साथियों मैं कह रहा हूं, यह पार्क कोई साधारण पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि एक जीवंत यह हमारे लिए प्रेरणा स्थल है। यह शौर्य वाटिका आने वाली पीढ़ियों को यह बताएगी कि आजादी और सुरक्षा की कीमत क्या होती है। कई लोग यह सोच सकते हैं कि आखिर इस तरह की शौर्य वाटिका का यहां क्या काम है, इससे क्या होगा, पर इस पर हमें सोचने की जरूरत है। साथियों, आज के दौर में हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत ही उलझे हुए हैं, और कोई नौकरी चाकरी में लगा है, कोई घर परिवार की जिम्मेदारियों में लगा हुआ है, कोई अपने बिजनेस व्यापार में लगा हुआ है। ऐसे में बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए बेहद अहम होती हैं, हम उनसे अनजाने में कटते चले जाते हैं। हमारी सीमाओं की हिफाजत करने वाले हमारे सैनिकों का जो बलिदान है, उनका रोज का जो संघर्ष है, इन सब चीजों से हमारा आत्मीय रिश्ता रोजमर्रा की दौड़ धूप में यह पीछे छूट जाता है। ऐसे में यह शौर्य वाटिका हमें एक बार रुक कर, ठहर कर सोचने पर मजबूर करेगी कि जिन लोगों की वजह से हमारी यह सारी जिंदगी सुरक्षित चल रही है, उनका योगदान हमारी जिंदगी में कितना बड़ा है, और उनके प्रति हमारी नई पीढ़ी कृतज्ञता अनुभव करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, यह कृतज्ञता यह बहुत ही आवश्यक है। इसका एक उदाहरण आप देखिए। हम सब जब छुट्टी वाले दिन बड़े इमाम बाड़े की भव्यता देखने जाते हैं, जब हम चौक में जाकर चिकन का बढ़िया कुर्ता खरीदते हैं, और जब हम अपने परिवार के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तब हम बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या हम कभी उस पल सोचते हैं कि यह सब क्यों हो पा रहा है? हम यह सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम सुरक्षित हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज हमारी सुरक्षा होती है, और वह हमें हमारी सेनाएं ही दे रही हैं इस भारत में, और हम सुरक्षित हैं। तभी तो हम यहाँ त्योहार मना पाते हैं, यहाँ पर हम व्यापार कर पाते हैं, अपने बच्चों को हम ठीक तरीके से पढ़ा पाते हैं। तो यह जो शौर्य वाटिका और यह म्यूजियम जो यहाँ बना है, यह केवल स्थापत्य कला या बनावट का नमूना भर नहीं है। ये हमें हर पल हमारी सेनाओं की याद दिलाती रहती है, और हमारे भीतर उनके प्रति कृतज्ञता का जो एहसास है, उसको भी ताजा करती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे बेहद खुशी होगी कि जब लाखों की तादाद में लोग यहां पर आएंगे और अपने वीरों को याद करेंगे, उनकी विरासत को और उनकी लिगेसी को भी वह याद करेंगे। साथियों, मैं आप सभी को एक और बात यहां पर बताना चाहूंगा कि मेरे पास अक्सर बहुत बड़ी संख्या में हमारी सेनाओं के रिटायर्ड प्लेटफॉर्म्स और उपकरणों के लिए स्कूल, कॉलेज और संस्थानों से पत्र मिलते रहते हैं। विधायक और सांसद बराबर आग्रह भी करते रहते हैं। किसी को रिटायर्ड टैंक चाहिए होता है, किसी को फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, तो किसी को कोई हेलीकॉप्टर चाहिए होता है। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि जिन उपकरणों ने, जिन इक्विपमेंट ने दशकों तक हमारी सेवा की है, वो रिटायर होने के पश्चात हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे विश्वविद्यालय में प्रदर्शित हों। क्योंकि जब हमारी नई पीढ़ी उन्हें अपनी आंखों के सामने देखेगी, उन्हें अपने हाथों से स्पर्श करेगी, तो उनके भीतर राष्ट्र निर्माण का स्वाभाविक रूप से एक जोश भी पैदा होगा। और आज जो
नौसेना शौर्य वाटिका यहां आपके सामने है, इसके पीछे भी मैं समझता हूं कि यही सोच है। और साथियों, आप सब तो देख ही रहे हैं कि आज कल दुनिया में क्या क्या चल रहा है। यूक्रेन रूस विवाद हो या फिर हाल के समय में मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध हों, हर तरफ सारी दुनिया में इस समय उथल पुथल मची हुई है। और यह पूरे उथल पुथल हमें यह संदेश दे रहे हैं कि दुनिया की शांति और समृद्धि की चाबी समुद्र मार्गों की सुरक्षा के पास ही है और कहीं नहीं है। समुद्री मार्गों की सुरक्षा के पास ही है। समुद्र में आपकी उपस्थिति एक तरह से का ही यह प्रतीक होती है। और साथियों, जैसे इसका एक उदाहरण आप देखिए, पिछले साल पहलगाम में, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की थी और उस घटना के बाद पूरे देश का खून खौल उठा था। उसके बाद हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। साथियों, हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद थी, पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ अरब सागर में उपस्थित थी। और हमारे नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बार बार कहते थे कि सर, मुझे कब अवसर प्राप्त होगा, हमारे नेवी को कब अवसर प्राप्त होगा कि हम एक बार पाकिस्तान को सबक सिखा सकें। साथियों, मेरी भी इच्छा होती थी कि यह अवसर काश नेवी को भी मिल जाता, तो नेवी भी क्या होती है पूरा हिंदुस्तान समझ जाता। साथियों, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी। और साथियों, हमारी सेनाओं की यह ताकत, हमारी लगातार की गई मेहनत और यह सतर्कता का नतीजा है। 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तब से ही हमने इस बात पर विशेष बल दिया और इस पर विशेष ध्यान दिया कि भारत सही मायनों में सबसे ताकतवर तभी कहलाएगा जब हमारी सेनाओं को हथियार के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक विजन, एक नजरिया इस देश के सामने रखा था। साथियों, हमने मेक इन इंडिया, डिफेंस कॉरिडोर, आईडेक्स, अदिति और कई भी इनिशिएटिव के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि हम भारतीय सेनाओं के लिए अत्याधुनिक हथियार भारत में ही निर्मित करेंगे, भारत की धरती पर ही निर्मित करेंगे, भारतवासियों के हाथों से ही बनाएंगे और यदि संभव हो तो हम उसे भारत के बाहर निर्यात भी करेंगे, यानी दुनिया के दूसरे देशों को भी हम बेचेंगे। और जब हमने रक्षा के क्षेत्र में निर्यात की ओर ध्यान देने की बात की, तब हमारे पास इस प्लान को कई लोगों ने बहुत ही शंका के नजरिए से देखा था, क्योंकि भारत का रक्षा क्षेत्र कभी अपने निर्यात के लिए नहीं जाना जाता था, आयात के लिए जाना जाता था। दुनिया के दूसरे देशों से हम बराबर हथियार मंगाते थे और हम तो हमेशा हथियार वगैरह खरीदने के लिए जाने जाते थे, यानी एक्सपोर्ट करने के लिए भारत कभी नहीं जाना जाता था। 2014 के पहले आपको जानकर आश्चर्य होगा, छोटे मोटे जो कलपुर्जे हथियारों के बन जाते थे, जो उनका एक्सपोर्ट होता था, वो लगभग केवल 1000 करोड़ का था, 1000 करोड़ का था। लेकिन अब मुझे कहते हुए यह प्रसन्नता हो रही है कि भारत का रक्षा क्षेत्र अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है मेरे बहनों भाइयों। और पिछले 10 वर्षों में हम सभी लोगों ने मिलकर जो मेहनत की है, उसका परिणाम आज हमें मिल रहा है। 2014 में हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन मात्र 46,000 करोड़ रुपया था, यानी हम लोग भारत में सिर्फ
46,000 करोड़ रुपए के हथियार और सारे सब मिला जुलाकर 46,000 करोड़ रुपए के सारे साजो सामान बना पाते थे। लेकिन आज वही बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जून समाप्त होते होते आपको यह जानकारी मिलेगी, यह 1.5 लाख करोड़ ही नहीं है, बल्कि यह बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा 2014 तक भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह बहुत कम हुआ करता था। हम केवल 1,000 करोड़ रुपए से भी कम के हथियार और साजो सामान दुनिया को बेच पाते थे, लेकिन आज वही बढ़कर हम लगभग 40,000 करोड़ रुपए के सामान दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। इस तरह की अनेक उपलब्धियां रक्षा क्षेत्र में हम लोगों ने हासिल की हैं। और साथियों, इस उपलब्धि में उत्तर प्रदेश का और विशेषकर लखनऊ का भी योगदान रहा है। मेरा हमेशा से यह प्रयास रहता है कि लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का हमारी सेनाओं के साथ सीधा और भावनात्मक यह जुड़ाव बना रहे। यूं तो उत्तर प्रदेश की धरती पहले से ही सेना में अपनी भागीदारी के लिए जानी जाती है और यहां के जवानों ने हर युद्ध में बढ़ चढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा भी की है। लेकिन हमने इसे और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, इसका बीड़ा उठाया है। और इसी सोच के तहत हमने यहां पर लखनऊ में डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है। और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही बधाई देता हूं, तहे दिल में बधाई देता हूं। न केवल डिफेंस के क्षेत्र में बल्कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड कॉमर्स, रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, यानी हर क्षेत्र में यूपी, हर क्षेत्र में यूपी अब अप हो रहा है। हर क्षेत्र में यूपी अब अप हो रहा है, यानी ऊंचाई छू रहा है। यह सब अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत एक सकारात्मक परिवर्तन है। और बहनों भाइयों, मैं यह भी कहना चाहूंगा योगी जी से कि इस पार्क को और बेहतरीन बनाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा, अभी एक चीज हमारे दिमाग में आई है कि यहां पर एक बड़ी पनडुब्बी भी आनी चाहिए, क्योंकि यहां के लोगों ने पनडुब्बी शायद न देखी हो, लेकिन पनडुब्बी के अंदर जाने के लिए जिनका कमजोर घुटना होगा वह पनडुब्बी के अंदर नहीं जा सकते। मजबूत घुटने वाले ही पनडुब्बी के अंदर जाकर देख सकते हैं कि नीचे का उसका सिस्टम कैसा होता है। वह पनडुब्बी भी यहां आएगी, मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता और विशेषकर लखनऊ के लोगों को भी बधाई देता हूं और हमारी आत्मा का यह गौरवशाली हिस्सा आज हम लखनऊ को आपको हम सब समर्पित कर रहे हैं। और इसकी देखभाल कीजिए, इसको स्वच्छ रखिए और सबसे जरूरी अपने बच्चों को यहां लेकर जरूर आइए, अपने परिवार को लेकर यहां जरूर आइए, ताकि वे जान सकें कि वर्दी यह केवल कपड़ा भर नहीं होती बल्कि राष्ट्र सेवा का यह अटूट संकल्प होती है। अगली बार जब लखनऊ में आपके दोस्त रिश्तेदार आए तो उन्हें यहां भी जरूर लाइएगा और यह पूरा परिसर एक ऐसा गंतव्य बनेगा जहां देश विदेश के सैलानी भारत के समुद्री वैभव को जानने लखनऊ आएंगे। और यहां तक जो भी आवश्यकता होगी इस पार्क के लिए, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी आश्वस्त करता हूं आपको, हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अंत में एक बार मैं फिर उत्तर प्रदेश की सरकार और यहां के सभी अधिकारी वर्ग और हर उस व्यक्ति को बधाई देता हूं जिसने इस प्रोजेक्ट में अपना योगदान दिया है। और मेरी यही प्रार्थना है कि गोमती नदी के तट पर बसे इस नगर में यह शौर्य वाटिका सदियों तक हमारी नौसेना के पराक्रम और यश का गान करती रहे। और इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके ऊर्जावान प्रेरणादायी